करेंगे क्लास 12th का रिलेशन एंड फंक्शन चैप्टर नंबर 1। रिलेशन एंड फंक्शन जो है वो क्लास 11th में भी आप लोग कर चुके हो। तो हम सबसे पहले तो अपना थोड़ा सा रिकॉल करेंगे कि हमने क्लास 11th में जो रिलेशंस किए, तो एक्चुअली रिलेशंस होता क्या है, डोमेन, कोडोमेन, रेंज क्या होती है। एक बार हम उसे रिकॉल करेंगे 5 मिनट्स का, और उसके बाद हम उससे आगे जो हमें क्लास 12th का सिलेबस करना है वो डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहली बात है कि रिलेशन होता क्या है। आपने जब 11th में क्लास 11th में रिलेशंस पढ़ा था तो उसमें आप क्या एक डेफिनेशन आपने पढ़ी थी। उस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग जब एक कोई सेट है, कई बार ऐसा होता है कि एक सेट अपने सेट से के एलिमेंट्स के साथ ही रिलेशन मेंटेन करता है, मतलब जो रिलेशन है वो विद इन द सेट भी होता है। कई बार दूसरे सेट के साथ रिलेशन होता है। तो जब एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से पर्टिकुलरली किसी रूल से रिलेटेड होता है, कोई एक फिक्स्ड रूल है जिससे कि दो जो रिलेशन है, जो दो एलिमेंट्स हैं उनके बीच में एक रिलेशन क्रिएट हो रहा है, तो हम क्या करते हैं कि कार्टेशियन प्रोडक्ट आपने जैसे पढ़ा था, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट में क्या होता है कि जो सेट्स बनाते हो आप, उसमें दो सेट कई बार एक ही सेट को आप लेते हो इस तरह से, जैसे आपने एक सेट लिया ए, तो आप इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे निकालोगे, ए क्रॉस ए, यानी कि ए के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको दोबारा से, मान लो ये एलिमेंट हैं इसके, तो आप ए के एलिमेंट्स को ही ए के एलिमेंट्स के साथ ही जितना पॉसिबल होगा उतने पेयर्स आप क्रिएट करते हो। जैसे 1 को अब पहले आपने 1 लिया, 1 को 1 के साथ, 2 के साथ, 3, 4, 5 के साथ आप करोगे, पेयरिंग करोगे, फिर 1 को 2, फिर मैंने लिखा 1, 3, इस तरह से आप लिखते जाओगे, जितना पॉसिबल होगा वो सब आप क्रिएट करोगे। अब जो रिलेशन होता है वो कार्टेशियन प्रोडक्ट का ही सबसेट होता है। क्यों होता है? क्योंकि जो रिलेशन है, अब यहाँ पर तो हमने एक पॉसिबल पेयरिंग जितनी हो सकती थी कर दी, लेकिन रिलेशन में क्या होता है कि आपको एक फिक्स्ड रूल प्रोवाइड कर दिया जाता है कि आप इस एलिमेंट का, अगर इस एलिमेंट के साथ कोई रूल बन रहा है तो वो एक पेयर आपको लेना होगा। तो वो क्या होगा, वो कार्टेशियन प्रोडक्ट में से ही निकलेगा। कार्टेशियन प्रोडक्ट के जितने भी सेट्स आप बना रहे हो उसी में से रिलेशन भी निकलेगा। तो हम एक रिलेशन का क्वेश्चन करके देखते हैं। जैसे मैंने लिखा ए, अगर मान लो मैं कहूँ इसी का एक रिलेशन बनाऊं, और वो रिलेशन क्या होगा, रिलेशन मैंने लिखा कि ऐसे पेयर ए और बी का, ऐसा पेयरिंग ए से ही, ए का जो हमने सेट लिया है ए, इसी के एलिमेंट्स के साथ हमने रिलेशन बनाया। ऐसा मान लो दोनों एलिमेंट्स हैं हमारे पास, ए और बी, ये दोनों बिलोंग करते हैं कैपिटल ए को, ये रिलेशन है हमारा। ए और बी दोनों बिलोंग करते हैं कैपिटल ए को, सच दैट कि जो हमारे पास में ये पेयर बना, ये जो पेयरिंग है, हमारे पास जो रिलेशन है वो कैसे आता है, आर क्या आएगा, वो कलेक्शन है उन सारे कार्टेशियन ऑर्डर्ड पेयर्स का सेट, कलेक्शन ऐसे ऑर्डर्ड पेयर्स जिसमें कि ए और बी दोनों किसको बिलोंग करते हैं, कैपिटल ए को, और इन दोनों के बीच में कोई पर्टिकुलर एक फिक्स्ड रूल या रिलेशन अप्लाई किया गया है। मान लेते हैं हम कि ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू बी। तो अब जो भी हम एलिमेंट्स लेंगे, जितने भी हमने यहाँ पर ऑर्डर्ड पेयर्स हम लेंगे, वो सारे के सारे इस कंडीशन को ज़रूर सेटिस्फाई करेंगे। कार्टेशियन प्रोडक्ट में ऐसा कुछ भी नहीं होता, उसमें तो सारी जितनी भी हमारे पास पॉसिबल पेयरिंग होती है वो हम करते हैं। लेकिन रिलेशन जब हम क्रिएट कर रहे हैं तो हम उसमें एक फिक्स्ड पेयरिंग करते हैं, ठीक है। तो अगर मैं इसके लिए, ए के लिए अगर मैं ये रिलेशन लिखूँ तो ये क्या होगा, ये रिलेशन कुछ इस तरीके से होगा कि जैसे ये एक ऑर्डर्ड पेयर हमने लिया, ए और बी दोनों ए को बिलोंग करते हैं, तो सबसे पहले हम ऐसे पॉसिबल पेयर्स लिखेंगे जो कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे। मान लीजिए ए मैंने लिया 1, अब 1 से तो छोटा कोई होता ही नहीं है, तो वो तो हम ले ही नहीं सकते, ठीक है। 1 के साथ हम 1 ले सकते हैं क्योंकि यहाँ पर क्या लिखा है, ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू बी। ग्रेटर देन और इक्वल टू दोनों पॉसिबिलिटीज आप अप्लाई कर सकते हो। तो अगर हमने यहाँ पर 1 लिया तो हम ग्रेटर देन इक्वल टू बी, यानी कि हम बी को ले सकते हैं, क्योंकि 1 इज ग्रेटर देन को हटा दो तो 1 इज इक्वल टू 1, तो एक पॉसिबिलिटी को सेटिस्फाई कर रहा है। अब हमने दूसरा लिया, दूसरे में हम 1 के साथ 2 तो बिल्कुल भी नहीं ले सकते, 1 के साथ और कोई पॉसिबिलिटी बनेगी नहीं, ठीक है। तो हमने 2 लिया, अब 2 लिया तो 2 इज ग्रेटर देन 1,
तो पहला तो ऑर्डर्ड पेयर ये बन गया 2 से, और दूसरा बना सकते हैं हम 2 के साथ 2, क्योंकि 2 इज इक्वल टू 2, तो 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 में हमारे पास इस तरीके से रिलेशन बन जाएगा, और हम सारे जितने भी एलिमेंट्स हमने ए के लिए हैं वो सारे के सारे हम इसमें लिख सकते हैं। इस तरह से हमारा जो है रिलेशन क्रिएट होता है। अब जो ये रिलेशन है, हाँ, इसमें ये क्या है, ये कार्टेशियन प्रोडक्ट का एक सबसेट होता है, ठीक है। अब तो दो सेट्स के बीच में अगर हम रिलेशन कर रहे हैं, तो हमने अभी जैसे पढ़ा कि हम अभी तो जो इससे पहले मैंने बात की वो उसी सेट के साथ हमने रिलेशन बनाया। अभी अगर हम मान लेते हैं कोई दो सेट हैं, ए है, कैपिटल ए है और कैपिटल बी है, ये दो सेट्स हैं, इसके सारे एलिमेंट्स जो हैं वो स्मॉल ए और इसके सारे एलिमेंट्स को हम स्मॉल बी से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और रिलेशन जब हम इसमें क्रिएट कर रहे हैं तो हमारा जो रिलेशन है वो क्या है, रिलेशन है ये एक ऑर्डर्ड पेयर है ए बी, सच दैट ए इज दी वेयर ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए, बी बिलोंग्स टू कैपिटल बी, ठीक है, और वेयर ए इज ओल्डर देन बी, ठीक है। ये हमने रिलेशन बना दिया। अब इसमें हमारे पास में एक रूल हो गया कि ए जो है वो बी से बड़ा ही होना चाहिए, ठीक। अब जब आपने क्लास 11th में भी एरो डायग्राम्स भी किए थे और डोमेन, रेंज और कोडोमेन के बारे में भी पढ़ा था, तो अब हम उसे भी एक बारी रिकैप कर लेते हैं कि हमने एक एरो डायग्राम बनाना है। तो उसके लिए हमने ये डायग्राम बनाया। मान लीजिए हमारे पास जो कंटेंट हमने पहले ए लिखा था यहाँ पे, ये ए के पास हमारे पास 1 2 3 4 4 एलिमेंट हैं, और बी के पास हमारे पास में 5 6 7 और 8, ठीक है, ये एलिमेंट्स हैं। और जो रिलेशन है वो रिलेशन क्या है, रिलेशन आर जो है वो है ऐसे ऑर्डर्ड पेयर्स का सेट सच दैट ए तो बिलोंग करता है कैपिटल ए को, बी बिलोंग करता है कैपिटल बी को, और ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू, या ये कह सकते हो ए इज इक्वल टू बी -4 कर दो आप, ठीक है। यानी कि ऐसे सारे एलिमेंट्स जो कि ए मतलब इसमें बिलोंग करने वाला ए इस तरह से बी के किसी एलिमेंट से रिलेटेड हो कि जहां पर उनका रिलेशन क्या बन रहा है कि ए इज इक्वल टू बी -4। तो ऐसे जो ऑर्डर्ड पेयर बनेगा उसके लिए हम यहाँ पर एरो डायग्राम बनाकर देखते हैं। मैंने यहाँ पर लिया इसको ए और इसको ले लिया मैंने बी, ठीक है। ए के सारे एलिमेंट्स क्या हैं 1 2 3 4, और बी के सारे एलिमेंट्स हैं 5 6 7 और 8। ये हो गया हमारे पास में दोनों सेट्स के एलिमेंट्स हो गए। अब यहाँ पर जब हम ऑर्डर्ड पेयर बनाएंगे तो हमारे पास में कौन कौन से बनेंगे। अगर मैं यहाँ पर ए लिखूँ, ए के जगह मैंने 1 लिया, ठीक है, तो 1 जो है वो यहाँ पर किसके साथ ऐसा रिलेट करता है, 5 - 4 इज इक्वल टू 1 होता है, तो हम बी की जगह यहाँ पे 5 लिख सकते हैं, ठीक है। दूसरा हमने लिया 2, अब 2 के लिए हम 6 - 2 जो है वो 4 होता है, तो 2 6 लिख लिया। सिमिलरली 3 7 हो गया और 4 8 हो गया, ठीक है। ये हमारे पास में रिलेशन क्रिएट हो गया। अब जो रिलेशन है वो ए से बी में जा रहा है, 1 से 5, 2 से 6, 3 से 7 और 4 से 8 का रिलेटेड है इसी तरीके से, ठीक है। अब इसमें डोमेन क्या है, कोडोमेन क्या है और रेंज क्या है। इसमें जो डोमेन है वो सारे एलिमेंट्स जो कि इस रिलेशन में आ रहे हैं, इस रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, ठीक है। हमें एक सेट गिवन है। अब ज़रूरी नहीं है कि सारे के सारे सेट जो एलिमेंट्स हैं सेट के वो रिलेशन को सेटिस्फाई करें ही करें। अब यहाँ पर अगर मैंने 5 ले लिया होता तो कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं था यहाँ पर जो कि इस रिलेशन को सेटिस्फाई करता। मान लो मैं यहाँ पर 5 लिख देती तो यहाँ पर एक एक्स्ट्रा एलिमेंट होता, तो ये इसमें इस सेट में से हमारा डोमेन क्या बनेगा, डोमेन बनेगा 1 2 3 4, ये हमारा डोमेन हो गया। डोमेन होता है वो जो कि एलिमेंट्स हमारे यूज हो रहे हैं, जो एलिमेंट्स रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, केवल वो एलिमेंट्स जो हैं वो हमारे डोमेन होंगे। तो डोमेन क्या होगा 1 2 3 4, ठीक है। वो एलिमेंट्स जो कि रिलेशन को सेटिस्फाई करते हैं, रिलेशन के उसमें कलेक्शन में आते हैं, वो तो हो गए हमारे डोमेन।
अब कोडोमेन क्या होता है, पहले हम बात करें रेंज की, तो रेंज क्या होती है, रेंज होती है ये जो हमने डोमेन लिखा, ये जो डोमेन है ये क्या है, ये है प्री इमेजेस, इनकी इमेजेस यहां पर क्रिएट हो रही है, तो जो इनकी इमेजेस का कलेक्शन है वो होगा हमारे पास में रेंज। रेंज क्या हो जाएगा, अगर ये x मान लेते हैं हम इसको, इसके सारे एलिमेंट्स को, ठीक है, वेयर x बिलोंग्स टू a कर दो, ठीक, तो रेंज क्या होगी, रेंज वैसे अगर हम एलिमेंट्स को लिखे तो 5 6 7 8 ऐसे सारे एलिमेंट्स जो कि रेंज में आ रहे हैं, जो कि जिनकी कोई प्री इमेज एग्जिस्ट कर रही है वहां पे। और इसको अगर मैं ऐसे लिखूं तो हम इसे Rx भी लिख सकते हैं, यानी कि जो रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, वेयर x बिलोंग्स टू a, x तो a को बिलोंग ही करता है ना, और Rx किसको बिलोंग करेगा, b को, Rx बिलोंग्स टू b, यानी कि ऐसे एलिमेंट्स, इसमें से हमने केवल वो एलिमेंट्स ले लिए जो कि यहाँ पर अपनी कोई उनकी जिनकी प्री इमेज है, जो कि जिनकी कोई इमेज यहाँ पे जो रिलेशन में आ रहे हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट के जो सेट्स हैं उनमें से वो सारे आएंगे यहाँ पर जो कि रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। अब कोडोमेन क्या है, डोमेन तो वो था जो कि केवल वो एलिमेंट्स जो कि सेटिस्फाई कर रहे थे कंडीशन को। अब कोडोमेन है, कोडोमेन क्या है, वो सारा का सारा पूरा सेट, यानी कि अगर मान लो मैं यहाँ पर एक आध एक्स्ट्रा एलिमेंट रखती, 9 रख देती, 9 रख देती, 9 की बजाय मैंने यहाँ पे रख देती 10, ठीक है, अगर मैं 10 रख दूँ, 11 रख दूँ, ठीक है, ये जो कलेक्शन है पूरा, तो ये जो कलेक्शन है ये कोडोमेन होगा। कोडोमेन यानी कि पूरा का पूरा सेट जिसमें कि हमारी इमेजेस बन रही हैं, वो हो गया कोडोमेन। 5 6 7 8 10 और 11, ठीक है, ये हो गया हमारे पास में कोडोमेन। अब बात करेंगे टाइप्स ऑफ रिलेशन की। तो सबसे पहले जो रिलेशन का टाइप हम डिस्कस करेंगे वो है एम्प्टी रिलेशन। एम्प्टी रिलेशन नाम से ही पता लगता है कि जो रिलेशन में के कलेक्शन में कुछ भी नहीं है वो एम्प्टी रिलेशन है। यानी कि जब कोई रिलेशन की किसी रिलेशन की बात हम करते हैं किसी सेट में, किसी पर्टिकुलर सेट में, मान लीजिए हम ए उस सेट को मान लेते हैं और उस सेट में उसी के एलिमेंट्स पे जो है हम उनके बीच में रिलेशन मानते हैं, तो वो अगर ऐसा सेट, ऐसा रिलेशन जो कि किसी भी एलिमेंट उसमें कोई एग्जिस्ट ही ना करे, वो एम्प्टी रिलेशन है। यानी ऐसा रिलेशन जो कि किसी सेट के 2 एलिमेंट्स में एग्जिस्ट नहीं करता, सेटिस्फाई नहीं करता, कोई भी एलिमेंट उस रिलेशन को सेटिस्फाई नहीं करता। मान लीजिए हमारे पास में एक सेट है A, इसमें जब हम रिलेशन R अप्लाई करते हैं, सेट A में एलिमेंट्स, सेट A है, ठीक है, इसमें सारे एलिमेंट्स A1 A2 इस तरीके से आपके बिलोंग करते हैं। एक रिलेशन हमने डिफाइन किया A1 R A2 करके, ठीक है, तो जो रिलेशन R है वो फाई होगा, R इज इक्वल टू फाई A1 A क्रॉस A में, यानी कि A के एलिमेंट्स ही A को किसी तरीके से उस रिलेशन को सेटिस्फाई ना करें, तो वो हो गया हमारा एम्प्टी रिलेशन। इसका उल्टा, जैसे आपने सेट्स में भी पढ़ा था कि एम्प्टी सेट क्या होता है, जिसमें कुछ नहीं होता, यूनिवर्सल सेट वो होता है जिसमें सब कुछ होता है। तो उसी तरह से रिलेशन की भी बात है, ये हो गया आपका एम्प्टी सेट, एम्प्टी रिलेशन, इसे कहेंगे आप एम्प्टी रिलेशन। एम्प्टी रिलेशन का मतलब जिसमें कोई भी एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करता, जिसमें कोई भी एलिमेंट आपका एग्जिस्ट नहीं करता। सेकंड है ऐसा रिलेशन, अब है यूनिवर्सल रिलेशन, ठीक है। यूनिवर्सल रिलेशन नाम ही बताता है कि यूनिवर्सल रिलेशन का मतलब है ऐसा रिलेशन जो कि हर एलिमेंट दूसरे के साथ क्रिएट करता है हर पॉसिबल वे में, ठीक है। एक ही सेट के में आप रिलेशन जब बना रहे हो, मान लो आप सेट में किसी सेट ए में रिलेशन बना रहे हो, तो उस जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है उसका सबसेट होता है, ये बात तो हमने पहले कर ली। तो जो रिलेशन R है वो यूनिवर्सल कब होगा, जब A के सारे एलिमेंट्स, एक से दूसरा जो एलिमेंट्स हैं वो एक दूसरे के साथ ये रिलेशन
क्रिएट कर रहे हैं उसे सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो जब सारे एलिमेंट्स इंक्लूड हो रहे हैं तो वो एक यूनिवर्सल रिलेशन हो गया, ऐसा रिलेशन जिसमें सारे एलिमेंट्स दूसरे के साथ में रिलेशन क्रिएट कर रहे हैं एक ही सेट के। ठीक है, अब तीसरी बात आती है, अगर हम ऐसे कहें तो मैंने जैसे ये लिखा A1 R A2, यानी कि दो एलिमेंट्स जब किसी, यहाँ पर तो ये लिखना मतलब वो नहीं है, क्योंकि यहाँ तो हमने बताया कि एम्प्टी रिलेशन क्या होता है। एम्प्टी रिलेशन में कोई भी एलिमेंट किसी को सेटिस्फाई नहीं करता। तो मैं अगर इसे यहाँ लिखूँ A1 R A2 फॉर ऑल A1 A2 बिलोंगिंग टू कैपिटल A, या AX बिलोंगिंग टू कैपिटल A भी कह सकते हैं, यानी कि जितने भी A1 A2 जितने भी एलिमेंट्स A में बिलोंग करते हैं वो सब रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो वो हो गया यूनिवर्सल रिलेशन। अब तीसरा रिलेशन क्या है? तीसरा टाइप ऑफ रिलेशन है, मतलब रिलेशन के ही थोड़े से और आप उसको वो कर लो, एक टाइप है रिफ्लेक्सिव रिलेशनशिप। रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होगा? रिफ्लेक्सिव से जैसे उसका नाम सजेस्ट करता है रिफ्लेक्सिव, यानी कि वो जो रिलेशन है वो सेट के अंदर उसी एलिमेंट, मतलब कोई एलिमेंट अपने ही साथ कोई रिलेशन बना रहा है तो वो रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा। मान लीजिए हमारे पास में कोई एक सेट है, ठीक है, 1 2 3 4 5, ठीक है, ये हमारे पास में A है। इस A का कार्टेशियन प्रोडक्ट लिया हमने A क्रॉस A, उसमें से ही सेट हमारा रिलेशन का निकलेगा। और मान लीजिए जो हमारा R है, इसके पास तो सब कुछ है, 1 1 भी होगा, 1 2 भी होगा, 1 3 भी होगा, एंड सो ऑन। फिर यहाँ पे 2 2 भी होगा, फिर यहाँ पे 3 3 भी होगा, 4 4 भी होगा, 5 5 भी होगा। इसके पास तो सारे ही रिलेशन हैं, ठीक है। तो जब हम R की बात करें तो अगर R रिलेशन जो है हमारा वो ऐसा रिलेशन हो कि ये जितने भी एलिमेंट्स हैं 1 से लेकर 5 तक सब के सब अपने साथ भी वो रिलेशन क्रिएट करते हैं। तो अगर मान लो मैं लिखूं, मैंने एक रिलेशन बनाया कि R इज इक्वल टू एक ऑर्डर्ड पेयर है ए बी सच दैट A और B बिलोंग करता है किसको? कैपिटल A को, वेयर A इज इक्वल टू B, मैंने ये लिख दिया A इज इक्वल टू B। तो अब A इज इक्वल टू B में क्या होगा? वो तो सारे एक दूसरे के साथ ही रिलेशन बना रहे हैं। या मैं इसे लिख दूं ग्रेटर देन इक्वल टू, अगर मैं लिख दूं ग्रेटर देन इक्वल टू B तो इसका मतलब क्या होगा? इसमें ग्रेटर वाले पेयर तो आएंगे ही, साथ में इक्वल वाले पेयर भी आएंगे। तो यानी कि यहाँ पे 1 1 आएगा, 1 2 भी आएगा, वो सॉरी 2 1 आएगा, ठीक है, 3 1 आएगा, और 4 1 आएगा, 5 1 आएगा। फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा? यहाँ पे 2 2 आ जाएगा। सिमिलरली 3 3 भी आएगा, 4 4 भी आएगा, क्योंकि इक्वल का साइन आ गया। तो जब इसमें हमारे पास में जितने भी एलिमेंट्स हैं इनका अपने साथ भी रिलेशन है तो वो हमारा क्या होगा? वो होगा हमारा रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव यानी जो रिफ्लेक्ट कर रहा है, अपने आप को ही रिफ्लेक्ट कर रहा है, अपने साथ ही रिलेशन बना रहा है, वो हो गया रिफ्लेक्सिव रिलेशन। सेकंड है आपका सिमेट्रिक, मतलब फोर्थ है आपका सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन का मतलब है एक ऐसा रिलेशन जैसे कि जो एलिमेंट आपस में जब ऑर्डर्ड पेयर है वो A1 A2 अगर उसमें एग्जिस्ट करता है तो A2 A1 भी एग्जिस्ट करेगा। यानी कि एक एलिमेंट दूसरे के साथ जो सेट बना रहा है, वही रिलेशन बना रहा है, तो वही उसके साथ भी उल्टा वो भी बनाएगा। तो उसमें तो आप इसको भी कह सकते हो, 1 1 और 2 2 का भी वही केस है, उसे भी आप सिमेट्रिक कह सकते हो। ऐसा रिलेशन जैसे A1 और A2 अगर एग्जिस्ट करता है रिलेशन में तो A2 और A1 भी एग्जिस्ट करें। मान लीजिए A1 A2 A1 A2 A3 एंड A4, ये सब एक सेट है हमारे पास में, एक रिलेशन है जिसमें कि हमारा एग्जिस्ट करता है, रिलेशन में A1 A2 बिलोंग करता है। अगर A1 A2 इस ऑर्डर्ड पेयर बनाता है तो हमें इससे इम्प्लाई करता है कि A2 A1 भी उसमें ज़रूर एग्जिस्ट करेगा, इस रिलेशन में एग्जिस्ट करेगा ही।
यानी कि अगर मैं कहूँ कि रिलेशन A1 A2 बिलोंग्स टू R, A1 A2 बिलोंग्स टू R इम्प्लाइज, तो A2 A1 अंडरस्टूड होगा कि वो भी उसमें बिलोंग करेगा ही। जैसे मैंने कहा 1 2 अगर बिलोंग करता है R को, तो इट इम्प्लाइज कि 2 1 भी बिलोंग करे। ऐसा रिलेशन जहाँ पर कि 1 2 अगर बिलोंग करता है तो 2 1 भी करे, वो रिलेशन सिमेट्रिक रिलेशन कहलाएगा। ठीक है, लास्ट आपके पास में आएगा ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होता है नंबर 5 में? ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन मतलब ऐसा रिलेशन जो कि दो नंबर्स में सिमिलर रिलेशन है, तो तीसरे के साथ सेकंड वाले का रिलेशन होगा। मान लीजिए जो A है, A का रिलेशन जो B के साथ है, ठीक है, अगर A भी बिलोंग करता है R को, बिलोंग्स टू R, अगर ये A भी जो है वो रिलेशन R में बिलोंग करता है, रिलेशन R को सेटिस्फाई करता है, तो A2 A3 भी उसको सेटिस्फाई करेगा, या B C जो है वो भी सेटिस्फाई करेगा। ये दो एग्जिस्ट करते हैं, तो इसका मतलब है कि A C भी उसमें एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, अगर मैं कहूँ, मान लीजिए कोई मैंने रिलेशन बनाया कि ऐसा रिलेशन जिसमें कि A जो है वो बिलोंग करता है किसको? नेचुरल नंबर को, और मतलब एक ऑर्डर्ड पेयर मैंने बनाया A B करके, जिसमें कि मैंने कहा कि रिलेशन है एक कलेक्शन ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स वेयर A और B बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर सच दैट A इज ग्रेटर देन B। बस मैंने लगा दिया A इज ग्रेटर देन B। अब मैं इसमें कुछ भी लिख सकती हूँ। मान लो मैंने लिखा 3 इज ग्रेटर देन 4, है ना, फिर मैंने लिखा कि 3 इज ग्रेटर देन 2, फिर मैंने लिखा 4 इज ग्रेटर देन 3, ये तो हो गया। अब ये दोनों जब बिलोंग करते हैं तो मैं ये भी तो लिख सकती हूँ कि 4 इज ग्रेटर देन 2, है ना, 4 इज ग्रेटर देन 2, तो ये भी उसमें ही बिलोंग करता है। यानी कि अगर ये बिलोंग करता है, ये बिलोंग करता है, तो ये भी उसमें बिलोंग करता है। A1 A2 और A2 A3 अगर उसमें ऑर्डर्ड पेयर का सेट बिलोंग करता है, तो A1 A3 का भी बिलोंग करता है। ट्रांजिटिव उसको कहते हैं जो कि एक से दूसरे की तरफ ट्रांसफर हो जाए। अब है टाइप्स ऑफ फंक्शंस। टाइप्स ऑफ फंक्शंस हैं आपके पास में, दो टाइप के फंक्शंस होते हैं यहाँ पे। एक होता है 1 1 और दूसरा होता है ऑन टू। तो 1 1 को हम इंजेक्टिव फंक्शन भी कहते हैं। 1 1 फंक्शन क्या होता है? जैसे उसके नाम से सजेस्ट होता है कि 1 1 यानी कि एक एलिमेंट का, एक यूनिक एलिमेंट ही उसकी इमेज होता है। दो डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स हमेशा डिस्टिंक्ट इमेज ही क्रिएट करेंगे। ऐसा नहीं है कि कोई एक एलिमेंट की दो इमेजेस बन सकें या दो एलिमेंट्स की एक इमेज बन सके। तो ऐसी कंडीशन में जो फंक्शन होता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं 1 1 फंक्शन। 1 1 फंक्शन का एक और नाम क्या है? इंजेक्टिव फंक्शन। ठीक है, ऐसा फंक्शन 1 1 कौन सा फंक्शन होगा? इफ द इमेजेस ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स अंडर फंक्शन f आर डिस्टिंक्ट, यानी कि मैं अगर कहूँ कि मेरे पास दो एलिमेंट्स हैं x1 और x2, ये दोनों बिलोंग करते हैं कैपिटल X को, ठीक है, और मेरे पास एक फंक्शन है f कैपिटल X से कैपिटल Y का, ठीक है, तो जो मेरी इमेजेस बनेंगी वो क्या बनेंगी? वो बनेंगी fx1 और fx2। ठीक, अगर ऐसा है कि fx1 इज इक्वल टू fx2, तो इट ऑलवेज लीड्स टू x1 इक्वल टू x2। यानी कि अगर इमेजेस अलग अलग हैं तो उनकी प्री इमेजेस अलग अलग ही होंगी। किसी दो नंबर्स की सेम इमेज नहीं होगी, ना ही एक नंबर दो इमेजेस बनाएगा। ठीक है, उसे कहेंगे हम यहाँ पर 1 1 फंक्शन। 1 1 यानी एक से एक पर ही इमेज जाएगी। अगर हम इसे एरो डायग्राम से शो करें, तो मैंने अगर ये यहाँ पर दो सेट्स बनाए, ये है कैपिटल X और ये है कैपिटल Y। यहाँ पर मेरे पास है x1 x2 x3 x4 एंड सो ऑन। यहाँ पर है मेरे पास में fx1 fx2 fx3 fx4 एंड सो ऑन। यानी कि मतलब एलिमेंट्स मैंने यहाँ पर इमेजेस की फॉर्म में लिख दिए। तो हमेशा x1 और x2 अलग अलग एलिमेंट्स हैं, तो उनकी इमेजेस भी अलग अलग होंगी।
एक एलिमेंट की एक ही इमेज होगी तो उसे हम कहेंगे 1-1 फंक्शन। अब ऑन टू फंक्शन क्या है? ऑन टू फंक्शन का दूसरा नाम सर्जेक्टिव फंक्शंस भी होता है। ऐसे फंक्शंस जिनमें जो इमेज वाली जो आपके पास में सेट है, यानी जिसे आप कोडोमेन भी कहते हो, कोडोमेन ही रेंज के बराबर होता है। यानी कि उसमें जितने एलिमेंट्स हैं हर एलिमेंट के लिए कोई ना कोई प्री इमेज ज़रूर होनी चाहिए। ऐसा अगर कोई एलिमेंट उसमें ये ज़रूरी नहीं है कि वो 1-1 हो ही। एक ही एलिमेंट की दो इमेजेस भी हो सकती हैं, दो एलिमेंट की एक इमेज भी हो सकती है, लेकिन जो हमारे पास में कोडोमेन है वो हमारे रेंज के बराबर ही होगा। यानी कि जो एलिमेंट्स हैं वो उसमें एग्जिस्ट करने वाले सबके लिए कंपलसरी कोई ना कोई प्री इमेज एग्जिस्ट करेगी ही। मान लीजिए ये x है और ये है हमारे पास में y, इसके एलिमेंट्स हैं x1, x2, x3, x4, x5 और इसके पास है y1, y2, y3, y4, y5। ठीक है, y4 और ये हो गया y5 हो गया। अब ये जिसमें 5 एलिमेंट्स हमारे पास हैं तो इसमें नेसेसरी नहीं है कि इनकी कोई डिस्टिंक्ट इमेज होगी, लेकिन जितने भी हैं इनकी कोई ना कोई प्री इमेज ज़रूर होगी। मान लीजिए मैं इसको ऐसे बना दूं, ऐसे बना दूं, ऐसे बना दूं, तो ये हमारे पास में क्या हो गया? यहाँ पर एक एलिमेंट छूट जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ के एलिमेंट्स नहीं छूटने चाहिए। इस तरीके की जो कंडीशन होती है उसे हम क्या कहते हैं? उसे कहते हैं हम सर्जेक्टिव फंक्शन या फिर ऑन टू फंक्शन। अब अगर मान लो मैं एक और बना दूं, मैंने यहाँ पर डॉट्स लिए, केवल डॉट्स ले लेती हूँ मैं यहाँ पर भी मैंने डॉट्स ले लिए एलिमेंट्स के फॉर्म में। यहाँ से यहाँ रिलेशन जा रहा है, ये जो हमारा रिलेशन मान लो r हमने लिखा, या फंक्शन लिख लो f, जो हमारा फंक्शन है वो यहाँ से यहाँ जा रहा है, ये हमारा कोडोमेन है। तो इसके जितने भी एलिमेंट्स हैं मान लीजिए हमने ऐसे कनेक्ट कर दिया, दो एलिमेंट्स की एक इमेज बन गई, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दो एलिमेंट्स की एक इमेज बन सकती है, एक की दो भी बन सकती हैं, लेकिन ये कंपलसरी है कि जो हमारा कोडोमेन है उसके सारे एलिमेंट्स जो हैं उनकी कोई ना कोई प्री इमेज एग्जिस्ट करती ही है। यानी कि कोडोमेन और रेंज जो है इस कंडीशन में बराबर होता है, इसे कहते हैं हम ऑन टू फंक्शन। अगर आप मेरी इसी तरह की वीडियोस को देखना पसंद करते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल का बटन दबाएं ताकि जब भी मैं अपनी वीडियोस अपलोड करूं आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए।